2 मिनट की बहू। 10 बजे पूजा अपने कमरे के बिस्तर पर फैलकर ऐसे सो रही थी मानो पिछले जन्म में वो कुंभकर्ण की रिश्तेदार रही हो। तभी घर के दरवाजे से नई काम वाली अंदर आती है। ये किसकी गुर्राने की आवाज आ रही है? आपके घर पर कुत्ता है क्या मेम साहब? आपने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? मैं इस घर में काम नहीं करेगी, मेरे को मेरी जान प्यारी है। अरे नहीं कमला, ये तो मेरी बेटी के खर्राटों की आवाज है यूं तो कबूतरी सी, पर खर्राटे इतने जोर के लेती है कि पूरा घर थर्रा उठे। खैर तू जा, आगे दाहिने हाथ की और रसोई है, बर्तन धोना शुरू कर दे। यहाँ कमला बर्तन धोती है और वहां बर्तन की आवाज से पूजा की नींद टूट जाती है। वो हिलते डुलते बिखरे बालों में अपने कमरे से बाहर आती है। बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मी। ये तुझे उठकर सीधा भूख कैसे लग जाती है बेटा? एक तो मेरा पैर टूटा हुआ है और तू ऐसी हालत में भी मुझसे खाना मांग रही है। लगवाया है ना कमला को काम पर? एक बार बर्तन धो ले फिर खाना बनाएगी। हाँ तो बोल दो ना मम्मी, मैं पिज्जा खाऊंगी और फ्रेंच फ्राइज। अरे तू जरा पैर हिला ले, खुद ही जाकर उसे कह दे, किसी बहाने 4 कदम तो चलेगी तू। पूजा कमला के पास रसोई में जाती है। भाभी तो कह रही थी कि वो अकेली औरत है इस घर में, तो आप पड़ोसी आई ली है क्या भाभी? लेकिन मेरा डेट फिक्स है, सारे काम का 10,000। ये क्या कह रही है आंटी जी? आपको मैं कोई औरत लग रही हूँ क्या? मैं पूजा हूँ, पूजा, इस घर की बेटी। क्या भाभी आप भी ना मजाक करती है? भाभी तो बता रही थी उनकी बेटी कबूतरी जैसी लगती है, पर आप तो गिद्ध है, गिद्ध। कमला की बात सुनकर पूजा रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और कमला की शिकायत लगा देती है। इसीलिए मुझे घर में काम वालियाँ पसंद ही नहीं है। उस दिन अगर आप गिरती नहीं और आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं होता तो ये सब सुनना नहीं पड़ता मेरी बेटी को। हे भगवान, 2 मिनट इस घर में इंसान शांति से नहीं रह सकता। पैर क्या टूट गया मेरा? इस घर में कोई काम ही नहीं हो पा रहा। कमला, कमला यहाँ आ। ये क्या है कमला? तू मेरे घर काम करने आई है या मेरे घर वालों पर टिप्पणी करना है? आपको बुरा लगा तो माफी मांगती है मेम साहब, पर सच तो यही है। दीदी जी का इस तरह अपने शरीर को फैलने देना, आगे जाकर उनको ही भारी पड़ेगा। कैसे होगी शादी? अभी 22-23 की तो होगी ना? 22-23 क्या, अभी तो 27 पूरा हो जाएगा अगले महीने 19 को। अरे माँ, इस उम्र तक लड़की को इसी घर पर बिठा कर रखा है भाभी जी आपने। 11 बजे उठकर कमरे से बाहर आ रही लिए, ना बाल बनाए ना कपड़े ढंग से पहने। अगर अभी जाकर बड़प्पन नहीं लेगी तो शादी के बाद तो बेड़ा गर्क होना ही है। मैं तो इसके पापा के कारण इसे कुछ बोल नहीं पाती थी। अच्छा है, कमला बोल रही है तो इसके कानों में बातें जाएंगी और इसे शर्म आएगी। पूजा 27 की होने वाली है, बताइए पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल ही इसे गोद में उठाकर अस्पताल से लेकर आया था। लड़कियां तो इतनी तेजी से बड़ी होती है कि पता नहीं चलता, पर अब बड़ी तो हो चली है ना। सोचिए, इसके ग्रुप की सारी लड़कियों की शादी एक एक कर होती जा रही है। अब आज नहीं तो कल इसे भी तो दुल्हन बनना होगा। अब क्या पता कैसा घर मिले। आपकी माँ के सामने तो मैं 2 बार से ऊपर खा भी नहीं सकती थी, उस पर भी 2 से तीसरी रोटी होती ही मम्मी जी टोक देती थी, और ये एक बार में खाती है 12-15 रोटियां। ऐसे कैसे नहीं भीगी ससुराल में? अरे मम्मी, मुझे ज्यादा भूख लगती है, इसमें मेरी गलती है क्या? बिल्कुल वही कहानी। क्या बताऊं भाभी जी, इसकी पहले मैं जिस घर में काम करती थी ना, वहाँ मेम साहब के बेटे को अचानक ही शादी के बाद ज्यादा खाने की आदत लग गई। अब ज्यादा खाएंगे तो शरीर तो फैलेगा ही। मोटा पायसा हो गया कि बीबी के भागने की नौबत आ गई। फिर मेम साहब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उपाय बताया। अब देखिए सलमान खान लगने लगे हैं भैया जी। कमला ठीक कह रही है। राकेश, डॉक्टर से मिलने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। हो सकता है कारण कुछ और ही हो इसकी भूख का। यहाँ एक तरफ उषा पूजा का बायोडेटा बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर देती है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पूजा और डॉक्टर की बातचीत होती है केबिन से निकलते वक्त। एनी लास्ट टिप सर? छोड़ो मत खाना, बस थोड़ा थोड़ा खाओ खाना। डॉक्टर से मिल के आने के बाद पूजा के खाने की क्वांटिटी तो कम हो जाती है, पर वो खाना बार बार खाना शुरू कर देती है, और इस हद तक कि 24 घंटे में शायद ही ऐसा कोई घंटा होता जब पूजा खाना ना खा रही थी। और लेकर जाओ इसे डॉक्टर के पास। यहाँ लड़के वालों ने मिलने के लिए हाँ कर दिया है और पूजा है कि खाना ही नहीं छोड़ रही। अगर ये इसी तरह 24 घंटे मुंह में खाना लेकर बैठी रहेगी तो मिलना कैसे होगा लड़के वालों से? और उन्हें सब पता चल गया तो कैसे होगी शादी फिर? आप बस लड़के वालों को बुलवाइए, बाकी सब मैं देख लूंगी जी। और अपना दिमाग लगाकर उषा जानबूझकर लड़के वालों को बाहर रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाती है।
कसम से भाभी जी, आपकी बेटी तो बड़ी मजाकिया है। अगर प्रेम और पूजा की शादी हो गई ना तो प्रेम कभी उदास नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो इसी बात पर दोनों अलग जाकर बात कर ले तो अच्छा होगा नहीं? अलग? ये लो बेटा पॉपकॉर्न का पैकेट। बात करते करते मुंह चालू रहना चाहिए, वरना इंसान बोर होने लगता है। जैसी पूजा वैसे आप अंकल जी। और मस्त खाते खाते पूजा और प्रेम की बातचीत आगे बढ़ती है। इस बातचीत के बाद प्रेम इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है और बहू बनकर पूजा खतरी निवास आ जाती है। सुबह के 7 बजे घर की बड़ी बहू निकिता पूजा के कमरे में उसे रस्म के लिए बाहर बुलाने आती है। अरे पूजा तो अभी तक सोई है, उठ जा पूजा, आज घर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना। 8 बजते बजते पंडित जी आ जाएंगे, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा। पर पूजा को तो उठने के बाद नहाने की आदत ही कहाँ थी, उसे तो सीधा खाने की आदत थी। यहाँ निकिता कमरे से बाहर जाती है, वहां अपने बैग से चिप्स के पैकेट निकालकर पूजा मस्त खाना शुरू कर देती है। किस सुकून है इस लाइफ में, मजा आ गया। पर वो रेड वाला फ्लेवर लाना ही भूल गई मैं तो। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाकर खरीद लूंगी। पूजा खाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि जब उसकी घड़ी पर नजर पड़ती है तब ना उसके पास तैयार होने का वक्त बचता है ना नहाने का। पौने 8 बज गए, इतने वक्त में नहा के इतने सारे गहने पहनना, इतना सारा मेकअप करना, ये सब कैसे करूंगी मैं। एक काम करती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ और एक लंबा सा घूंघट ले लेती हूँ। घूंघट रहेगा तो किसी को ना मेरा चेहरा दिखेगा, ना ही घूंघट के अंदर मेरे चिप्स के पैकेट। और पेट तक एक लंबा घूंघट लेकर पूजा बाहर मेहमानों के सामने चली जाती है। अरे वाह सुजाता, तेरी दूसरी बहू तो बड़ी से भी संस्कारी आ गई। ये इतना बड़ा घूंघट। अरे शर्मा रही है तू भी ना, समझती नहीं ज्योति। पहले सुबह कमरे से बाहर आने पर शर्म तो आएगी ना, नया घर नए लोग। आजा बहू, आ हम सबके बीच में बैठ जा। हाय पूजा, कितनी स्मार्ट है तू, किसी को शक भी नहीं हुआ तेरे आइडिया के बारे में। अच्छे से बैठ बहू, क्योंकि काफी लंबा बैठना है ना अभी। एक एक कर सभी आंटी तेरा घूंघट उठाएगी, तेरा चेहरा देखेगी और मुंह दिखाए के नाम का शगन देगी। उस शगन को उठाकर रख देना, आशीर्वाद होता है। हाँ, ये सुनते ही पूजा के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, इन लोगों ने अगर घूंघट उठा लिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं नाइट ड्रेस के ऊपर साड़ी पहनकर बैठी हुई हूँ, और इन लोगों ने ये बात मम्मी जी को बता दी तो उषा देवी तक बात पहुंचती देर नहीं लगेगी। जैसे ही मोहल्ले की पहली औरत मुंह दिखाई की रस्म करने पूजा का घूंघट उठाने जाती है, पूजा अंदर से घूंघट को पकड़कर बैठ जाती है। अरे बहू, इतना भी क्या शर्माना, हम तो हटते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, मेकअप के कारण मेरे पूरे चेहरे पर दाने आ गए। ऐसे में मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती, मुझे शर्म आती है। ये लो नया ड्रामा। ड्रामा नहीं, हकीकत है भाभी। मम्मी जी, मेरी फोटो तो है ही आपके पास, आप अपने फ़ोन से निकाल कर आंटियों के सामने रख दीजिए ना, फ़ोटो से ही कर देंगे ना आंटी जी रस्म। इसके पहले मुझे कभी पिंपल नहीं हुए, और किसी ने मुझे बताया था कि आपका पहला पिंपल कोई देख ले तो उन्हें भी पिंपल हो जाता है। फिर भी आप लोग जिद करते हो तो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो पुरानी रस्म है। वो तो इसलिए होती थी क्योंकि पहले औरतें शादी में नहीं जा पाती थी। हम तो तुझे पहले ही देख चुके हैं, रातों रात बहू बदल तो नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही रहे। हाँ, और इस तरह होती है घर की नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी। धीरे धीरे मेहमान लौट जाते हैं 2 दिन बाद। तो दिन भर कमरे में क्या बैठी रहती है बहू, बाहर आ जा, चल तेरी पहली रसोई की रस्म है आज। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट। पूजा रसोई में जाती है और एक हाथ से खाते हुए दूसरे हाथ से किसी तरह पहली रोटी बनाती है। डॉक्टर ने बोला था कम खाना, ये थोड़ी ना बोला था मत खाना। ये पराठा खा ही लेती हूँ। पूजा उस पराठे को खा लेती है, फिर बनाती है दूसरा पराठा, उसे भी खा जाती है। बहू कितनी देर? बस 2 मिनट पापा जी। पूजा जल्दी जल्दी थोड़े बहुत पोहे बनाकर टेबल पर लाती है और सभी के हिस्से में आते हैं 1 कटोरी पोहे। ये इतना सा खाना कौन खाएगा बहू? ये तो मुंह में ही खत्म हो जाएगा, पेट तक पहुंचेगा ही नहीं। इतना सारा खाना तो है मम्मी जी, और से भी डॉक्टर कहते हैं एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ज्यादा ले लिया और आप लोगों को कम दे दिया, मैं भी तो इतना ही खा रही हूँ। यही तो बात है मम्मी जी, मेरे वक्त पर क्या कुछ नहीं बनवाया था मुझसे, और नई बहू जो दे वही सही। ये इससे ज्यादा तो प्रेम झूठा छोड़ा करता था। वही ना भाभी, जितना ये झूठा छोड़ते थे अगर उतना ही खाना दूंगी तो इन्हें भी खाने की अहमियत समझ में आएगी। और ये थी पूजा की पहली रसोई।
इस दिन के बाद तो परेशानी शुरू होती है। एक सुबह, नहीं भाभी, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा खाने से मना किया है, 1.5 रोटी काफी है। पूजा तुम क्या सोचती हो, इतना मैंने तुम्हें बोला, तुम्हारे मोटे होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ ना आराम से। तू रहने दे, इसे जितना खाना होगा खा लेगी। पतले होने की वैसे भी जरूरत है, जिससे शरीर में आगे जाकर बच्चा होने में तकलीफ ना हो। वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, पर मैं जब भी देखता हूँ खाने के वक्त बेचारी पूजा ना के बराबर खाना खाती है, बड़ा बुरा लगता है देखकर मुझे। ये बात तो है प्रेम की मम्मी, मैंने भी देखा है खाने की थाली में बेचारी बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 ही रोटी लेती है। अब 90 केजी की कोई लड़की सिर्फ 2 ही रोटी खाए तो देखने वाले का चौंकना स्वाभाविक था। दिन भर तो प्रेम और महेश दुकान पर रहते थे, तो उन्हें पता कैसे चलता कि उनकी पीठ पीछे पूजा दिन भर गाय की तरह चरती रहती है। एक दोपहर पूजा ऑनलाइन अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करके आराम से खा रही थी, तभी दरवाजे से सुजाता की देवरानी और देवर अंदर आते हैं। चाचा जी, चाची जी, आप लोग पाए लागू, बैठिए बैठिए। अरे पूजा बहू, तू भी अपनी चाची सास चाचा ससुर के पैर छू ले। आप देख नहीं रही है मम्मी जी, मैं पिज्जा खा रही हूँ ना। अभी कुछ देर पहले ही तो तूने नाश्ता किया बेटा, उसके बाद फ्रिज से निकाल के सारी आइसक्रीम भी तो खा गई मम्मी जी। इतने के बाद तुम्हें कैसे भूख लग गई पूजा? क्या भाभी, आप भी ना खाने की टेबल पर 2 ही रोटियां ली थी मैंने, तो भूख तो लगेगी ना। बस ये स्लाइस खत्म करके आ रही हूँ। पूजा पिज्जा बेस्ड स्लाइस खाकर घर पर आए मेहमानों के पैर छूती है और वापस से पिज्जा का दूसरा स्लाइस खाने चली जाती है। मान गए भाभी आपको, मेरे वक्त तो इतनी कड़ाई बरतती थी आप, जिसके कुछ कहनी नहीं। और यहाँ आपकी बहू को इतनी भी फुर्सत नहीं कि घर पर आए मेहमानों के साथ 10 मिनट बैठ जाए। पूजा, ये खाना वाना बाद में करना, अभी जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, और तुम्हारे चाचा जी के लिए पकौड़े। चाची जी। अपना स्लाइस पूरा करने के बाद पूजा रसोई में जाकर चाय और पकौड़े तो लेकर आती है, पर मेहमानों के साथ ही उस नाश्ते को खाने भी बैठ जाती है। ये नाश्ता लाते ही तो पकौड़े खाने क्या लग गई बेटा, जाकर चटनी बनाकर ले आ। खाते वक्त किसी को काम के लिए नहीं बोलते चाची जी, आपको दिख नहीं रहा मैं नाश्ता कर रही हूँ। बाप रे, ये सुनने के लिए आई थी क्या मैं भाभी मुझे नहीं करना नाश्ता? ये आपके देवर 5 स्टार होटल में नाश्ता करने वालों में से है। वो तो रास्ते में आपका घर पड़ गया तो हम यहाँ आ गए, पर बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए जी। अरे रुक जा पारुल, तू और देवर जी बिना खाए चले गए तो ये मुझसे बड़े नाराज होंगे। वो तो हमारी इतनी बेइज्जती करने के पहले सोचना चाहिए था भाभी आपको। पूजा ने तो हद ही कर दी थी, जब देखो खाना खाना और खाना। एक दोपहर निकिता रसोई में खाना बना रही थी। अपनी बड़ी बहू को रसोई में देखकर सुजाता अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है, जहां पूजा रजाई ओढ़कर बैठी हुई थी। तेरी जेठानी खाना बना रही है, क्योंकि तेरे हाथ से तो खाना अच्छे क्वांटिटी में बनता नहीं। एक काम कर, तू जाकर कपड़े धो ले पूजा। अरे मम्मी जी, खाना खा रहे इंसान को कभी काम नहीं बोला जाता। आप देख नहीं रही मैं खाना खा रही हूँ। अब यहाँ क्या खा रही है तू? पूजा रजाई उठाती है और रजाई के नीचे होते हैं वेफर्स। हे भगवान, ये ऐसे पतली होगी तू? दिन में कौन सा वक्त होता है जब तुम खाती नहीं हो? ऐसे तो तू खाती रहेगी और सारे काम को टालती रहेगी। शरीर हिलेगा नहीं तो वजन और भी चढ़ेगा। मैंने कभी काम करने से मना किया क्या मम्मी जी? अब खाकर नहाऊंगी भी, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि खाना मत छोड़ो, बस धीरे धीरे खाओ, कम खाओ। भगवान जाने कौन सा डॉक्टर मिल गया है तुझे। परेशान होकर सुजाता अपने समधन के घर जाती है और उसे पूजा की शिकायत लगाते हुए कहती है, ये तो अच्छा चुना लगा दिया समधन जी आपने हमें। आज के जमाने में लोग देख सुनकर लड़की को पसंद करते हैं कि सुंदर हो, सुराही सी गर्दन हो, कटीला बदन हो, पर हमने ये सब नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी बेटी दिन भर भैंस की तरह चढ़ती रहे। अगर यही करना होता तो हम अपने घर एक भैंस ही ले आते। पर भैंस आपके घर तो घुस ही नहीं पाती ना समधन जी, दरवाजा कितना छोटा है आपके घर का। चुप रहिए जी आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ समधन जी। वो क्या है ना, पूजा की शादी के पहले मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उस डॉक्टर ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, बेचारी को दिन भर चढ़ती रहती है। तो फिर चलिए फिर से चलते हैं उस डॉक्टर के पास, पता चला कोई फर्जी डॉक्टर निकला। और पूजा के साथ सुजाता और उषा पहुंचती है डॉक्टर के पास। शर्म नहीं आई डॉक्टर साहब आपको? ऐसी झूठी नसीहत देते हैं आप लड़कियों को। पहले तो कम से कम एक वक्त पर ये 12 रोटियां खाकर थम जाती थी, अब तो 2-2 रोटी करके 20 रोटियां खा रही है। अब ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे सर, भूल गए क्या? 6 महीने पहले मैं आपसे काउंसलिंग करवाने आई थी। 1 घंटे बात करने के बाद जब मैं निकल रही थी और आपसे टिप मांगा था, तो आपने क्या कहा था? खाना छोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा ही खाओ, पर खाओ। अब जब लंदन रिटर्न आदमी इतनी अच्छी नसीहत दे, तो मैं आपकी एडवाइस को कैसे टाल सकती थी? इसीलिए मैंने उस दिन से थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रात को भी हर 15 मिनट का अलार्म लगाकर सोती हूँ, ताकि उठकर कुछ खा लूँ। नहीं तो पता चला ज़्यादा देर भूखी रहेगी और आपकी दी हुई एडवाइस मिस होगी। इसीलिए तो पहले आप 90 kg की थी, अब पूरे 100 की होने वाली है। वो सलाह आपको नहीं, अपनी बीवी को दे रहा था जो कि कॉल पर थी। फीवर के कारण वो कुछ भी खाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि खाना छोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा खाती रहो। और जहां तक रही आपकी बात, आपको पूरे दिन में 4 रोटी से ज्यादा रोटियां खानी ही नहीं है। नहीं। बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। पति प्रेम भी बहुत चाहता था नेहा को, पर पैसों के मामले में जरा कंजूस था। प्रेम सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, आपने अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझे पार्लर जाना है। पैसे चाहिए? अरे किस बात की कमी है तुम्हें घर में? और वैसे भी शादी पे मेकअप का इतना सामान मिला है, अभी और किस चीज की जरूरत पड़ गई तुम्हें जो पार्लर जाना है? अरे पर मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे यहाँ किसी बात की कमी है, पर पॉकेट मनी तो बनती है ना। नीरज भैया भी तो देते हैं भाभी को, और मेरे मायके में भी पापा आज तक मम्मी को पॉकेट मनी देते हैं। और हाँ, मेकअप का कितना भी सामान मिला लो, महीने में 1 बार तो पार्लर जाना ही होता है। आईब्रो बनवाने होते हैं, फेशियल करवाना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। बस बस बस, अपनी मायके का रूल यहाँ मत चलाओ। और रही बात नीरज भैया की, तो उनके जितने पैसे नहीं है मेरे पास फिजूल में उड़ाने के लिए। बैंक में जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे है मेरे पास। पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद सैलरी मिलती है मुझे। तुम्हारे फालतू के शौक में उड़ा नहीं सकता उसे। अरे पर देखो नेहा, पॉकेट मनी तो नहीं मिल सकती तुम्हें, और तुम्हें चाहिए ही क्यों पैसे? पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो, इतना मेकअप और ये सब करके क्या करोगी? कहीं जाती हो तो बस मेरे साथ। जब मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? ये सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। प्रेम की बात सुनकर नेहा अपना सा मुंह लेकर रह गई। उसे समझ में आ गया था कि उससे तो पॉकेट मनी मिलने वाली नहीं है। एक दिन, अरे नेहा जरा देख तो, ये साड़ी कैसी लग रही है, कल ही मार्केट से लेकर आई। वाह भाभी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। कितने में लिया आपने? अरे वो दुकानदार तो 3000 बोल रहा था, पर मैंने भी बार्गेनिंग में सबको पीछे छोड़ रखा है। पूरे 500 रुपये तोड़वा कर लिए, 2500 की पड़ी मुझे। 2500? इतनी महंगी साड़ी? अरे कहाँ महंगी है, अब इतने के बिना कहाँ मिलती है अच्छी साड़ी। अच्छा तू वो छोड़, देखना इस साड़ी के मैचिंग की इयररिंग और कंगन भी लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर है भाभी, और आप पर ना बहुत जच भी रहा है। पर इतने पैसे कैसे खर्च कर लेती हो आप? मुझसे तो कोई 100 रुपये भी मांगे तो नहीं मिलेंगे मेरे पास। अब क्या बताऊं नेहा, इस मामले में मैं ना बहुत लकी हूँ। तेरे जेठ जी हर महीने 2000 रुपये देते हैं मुझे पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? कितने अच्छे है ना नीरज भैया। प्रेम तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देता, ऊपर से पैसे की बात आते ही 4 बात और सुना देते हैं। अरे कोई बात नहीं नेहा, प्रेम नहीं देता तुझे पैसे तो क्या हुआ, तेरी बड़ी बहन है ना, तुझे जो भी चाहिए मुझसे कहा कर, मैं दिलाऊंगी तुझे। तू चाहे तो ये साड़ी तू ही रख ले। रवीना को नेहा का मायूस चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी देवरानी का मन बहलाने के लिए कहती है, पर नेहा को ये सुनकर अपनी हालत पर और भी तरस आने लगता है। वो जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ये साड़ी तो आप बहुत शौक से अपने लिए लेकर आई थी ना, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? वैसे भी अभी मेरे पास ना शादी में मिली बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ठीक है, पर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए ना मुझसे कहना। जी भाभी। रवीना मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगती है। एक नीरज भैया है जो भाभी का कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, और एक प्रेम है, एक पैसा नहीं देते, और ऊपर से पैसे मांगो तो कहते तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। इससे तो अच्छा मैं मायके में ही थी, जब जी करता कभी पापा से कभी भैया से कुछ पैसे ले ही लेती थी। वो भी क्या दिन थे। तभी नेहा की सहेली प्रिया का फोन आता है। प्रिया का फोन देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या हुआ मैडम, शादी के बाद से ना कोई कॉल ना मैसेज, हमें तो भूल ही गई तू। शादी से पहले तो बड़ा कह रही थी अब तो एक ही शहर में है, हमेशा टच में रहेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल को समझने में ज़रा मुश्किल तो होती है। बस उसी में बिजी थी, पर अब मिलते हैं ना एक दिन, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए इन चीज़ों से। देख तेरी शादी में तो आई नहीं थी मैं,
तो वो पार्टी भी ड्यू है तेरी तरफ से। तू कहे तो इस संडे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच पर चलते हैं, पर हाँ बिल तुझे देना पड़ेगा। भाई इतने बड़े घर की बहू है तू, तो अब ऐश होगी तेरी माँ, दोस्तों पर इतना खर्चा करना तो बनता है तेरा। प्रिया की बात सुनकर एक बार फिर नेहा का मुंह लटक जाता है। बड़े घर की बहू जरूर थी नेहा, पर रेस्टोरेंट का बिल देने के लिए पैसे कहाँ थे उसके पास। वो बहाना बनाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, रेस्टोरेंट क्यों जाना है, घर पर ही लंच कराती हूँ ना मैं। अरे मेरे हाथों का कमाल भी देख कभी, और मेरे ससुराल वालों से भी मिल ले। हाँ ये बात भी सही है, हम भी तो देखे तेरा ससुराल कैसा है। देखते ही देखते संडे भी आ गया। नेहा ने प्रिया की पसंद की दाल मखनी, लच्छा पराठा, हरी चटनी, सलाद और गुलाब जामुन बनाए थे, और अब वो सोफे पर बैठी प्रिया के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिया आती है। वाह नेहा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है, काफी बड़ा भी है। हाँ सब बात अच्छा है, चल आजा अंदर, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। नेहा प्रिया को लेकर अंदर आती है और सबसे मिलवाती है। प्रिया को भी नेहा के ससुराल वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वाह नेहा, तेरी तो किस्मत खुल गई। रवीना भाभी कितनी कूल है ना, बिल्कुल जेठानी जैसे बर्ताव नहीं करती तेरे साथ। लगता ही नहीं कि तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, ऐसा लगता है जैसे बहनें हो। हाँ यार वो तो है, सब बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल में। ऐश है तेरी तो। चल अब ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? सब तेरी पसंद का है, तू बैठ मैं खाना परोसती हूँ। प्रिया और नेहा के घर वाले खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और नेहा एक एक करके सबको खाना परोसने लगती है। प्रिया खाने की बहुत तारीफ करती है। जादू है नेहा, ऐसा खाना खाने के लिए तो बार बार आना पड़ेगा। अरे तो आ जाना बेटा, उसमें क्या है, हमें भी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, नेहा का भी दिल लगा रहेगा। बेचारी अभी अभी तो मायका छोड़कर ससुराल आई है, अपनी बचपन की सहेली से मिलती रहेगी तो मायका दूर है ऐसा नहीं लगेगा। जी जी जरूर आऊंगी, पर पहले अब नेहा आएगी हमारे घर। अरे मुझे भी तो अपनी दोस्त को अपने हाथों का खाना खिलाने का मौका मिले। सुन रही है ना नेहा, अगले हफ्ते अब तुझे आना पड़ेगा मेरे घर। हाँ बाबा जरूर आऊंगी। अरे हाँ बातों बातों में ये रह ही गया, ये ले, ये तेरे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, पहली बार घर आई हूँ, तेरे खाली हाथ कैसे आ जाती। प्रिया नेहा के लिए गिफ्ट में एक सुंदर सा शो पीस लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा खुश तो बहुत होती है, पर उसे साथ ही साथ चिंता भी सताने लगती है। वो सोचने लगती है, प्रिया मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेकर आई, अब मुझे भी इसके लिए कुछ लेकर जाना होगा इसके घर, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं, क्या करूंगी अब? प्रेम से कहूंगी तो फिर से मुझ पर भड़क जाएंगे, कहेंगे फिजूल खर्ची है। तभी प्रिया कहती है, क्यों हुआ नेहा, गिफ्ट पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है, मैं ना इसे अपने कमरे में सजाऊंगी। अरे तुझे पता है इस शो पीस की खास बात यह है कि तू इसे अपने घर के जिस भी हिस्से में लगाएगी वहां खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बेडरूम में लगाएगी तो तेरे और प्रेम जीजा जी के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। सही है, फिर तो मैं इसे अपने बेडरूम में ही लगाऊंगी। हाँ चल, यहाँ पास ही में ना एक शॉप है जहाँ ये सब फैंग शुई के सामान मिलते हैं, मैं तो अक्सर जाती हूँ वहाँ, अभी कल भी जा रही हूँ, तू भी चलना, बड़ा मजा आएगा। प्रिया की बात सुनकर नेहा एक बार फिर से सोचने लगी। मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे होते? भाभी ने कहा था कि कुछ भी चाहिए तो उनसे मांग लो, पर ऐसे पैसे मांगने में अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो बहाना बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कल तो हमारे घर पर मेहमान आने वाले प्रिया, मुझे खाने की तैयारी भी करनी होगी, इस बार तू हुआ, मैं फिर कभी चलूंगी। ठीक है जैसी तेरी मर्जी, पर एक बार पक्का चलना, हाँ बहुत अच्छा लगेगा तुझे भी सब कुछ। चल अब मैं चलती हूँ। प्रिया तो चली जाती है, पर नेहा की सास सुषमा जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वो नेहा से पूछती है, बेटा तूने तेरी सहेली को ऐसे क्यों कहा कि कल मेहमान आने वाले हैं? कल तो कोई मेहमान नहीं आ रहे, तू जाना चाहती है तो जा सकती है बेटा। नहीं 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 मम्मी जी, मुझे खुद ही नहीं जाना था, इन सब फैंग शुई वगैरह की चीज़ों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे मना करती तो उसे बुरा लगता, इसलिए कह दिया कि मेहमान आने वाले हैं। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब वादे के मुताबिक नेहा को प्रिया के घर लंच पे जाना था, पर वो सुबह से उसी उधेड़-बुन में लगी थी कि वो प्रिया को गिफ्ट में क्या देगी। मार्केट से तो कुछ खरीद कर नहीं ला सकती, पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, घर पर ही कुछ ढूंढती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बहुत ढूंढने पर प्रिया को अपनी शादी में मिला एक शो पीस नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, कितना सुंदर है ये। प्रिया तो देखकर ही खुश हो जाएगी, यही दे देती हूँ। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। नेहा ने शो पीस को अच्छे से गिफ्ट रैप किया और तैयार होकर प्रिया के घर पहुंच गई। आजा नेहा, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ।
प्रिया ने नेहा को अपने घर वालों से मिलवाया, सबने खूब सारी बातें की और फिर एक साथ खाना खाने बैठ गए। प्रिया ने एक एक करके करीब 10 डिशेस खाने की टेबल पर सजा दी। ये देखकर नेहा बोली, हाँ प्रिया, कितना कुछ बनाया तूने, कमाल ही कर दिया भाई। इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे बनाया? अरे नहीं, मैंने तो बस अभी खाना गर्म किया है, ये सब मैंने नहीं बनाया। इतना सारा खाना बनाती तो तुझसे आराम से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने ये सब बाहर से मंगवाया है। हो, तेरा सही है यार। प्रेम को ना बाहर से कुछ भी मंगवाना पसंद नहीं है। कहते मेरी जेब का हाल बेहाल मत करो, जो बनाना है घर पर ही बना लो। अरे ये सारे पति एक जैसे होते हैं। मैं भी अगर इनसे बोलने जाऊंगी तो यही सुनने को मिलेगा। ये सब तो मैंने अपने पैसों से मंगवाया। अपने पैसों से? तू भी पैसे कमाती है? अरे नहीं, मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है। मुझे जो हर महीने पॉकेट मनी मिलती है ना, उसी से मंगाया है ये सब। अब इतना तो बनता है ना अपने बचपन की दोस्त के लिए। सही है यार तेरा। प्रेम तो मुझे पैसे ही नहीं देते। अरे नहीं नहीं, मेरे पति तो मुझे हाथ खर्च के पैसे ना दे तो मैं बात ही नहीं करूंगी इनसे। नेहा एक बार फिर उदास हो जाती है, पर फिर बात बदल कर कहती है, अच्छा छोड़ना वो सब, ये ले, मैं तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी, देखकर बता कैसा लगा तुझे। नेहा प्रिया को अपना लाया हुआ गिफ्ट देती है। प्रिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये तो वही गिफ्ट है ना जो तुझे तेरी शादी पे अर्पिता ने दिया था। मेरे साथ जाकर ही तो लिया था उससे। तूने उसका दिया गिफ्ट मुझे चिपका दिया। पैसे नहीं थे क्या कुछ नया मार्केट से खरीदने के? अरे तो नहीं लाती ना कुछ। इस तरह किसी और का दिया हुआ गिफ्ट मुझे क्यों चिपका रही है? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। तू तो बहुत बदल गई शादी के बाद। अब नेहा बेचारी क्या कहती, उसका सर तो शर्म से झुक गया था। नेहा अपना सब मुंह लेकर घर आ गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। नेहा की सास ने जब उसे यूं रोते देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे नेहा बहू, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो उदास होकर क्यों आई है? कुछ कह दिया क्या उसने? पर नेहा ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। वो सास से अपने पति प्रेम की शिकायत नहीं करना चाहती थी। वो बहाना बना देती है। नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा की छोटी बहन रिया उसके घर आती है। उस वक्त नेहा घर पर अकेली थी। महीने की आखिरी तारीख थी, इसलिए रसोई में राशन लगभग खत्म हो चुका था और नेहा के पास बाजार से कुछ लाने के पैसे भी नहीं थे। मजबूरन वो अपनी छोटी बहन को कुछ चाय नाश्ता भी नहीं करवा पाती। अब तुझसे क्या छिपाना, देखना घर पर राशन खत्म है, महीने की आखिरी तारीख चल रही है ना, और तेरे जीजू मुझे कुछ पैसे देते ही नहीं, तो क्या ही नाश्ता करवाऊं तुझे। मम्मी जी मंदिर से आ जाती है तो फिर मंगाती हूँ कुछ। तभी रिया कहती है, दीदी तुम जीजू से कहती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पॉकेट मनी दिया करे? आजकल तो सभी देते हैं। अरे कहा था रिया, पर वो कहाँ सुनते मेरी। उन्हें तो यही लगता है कि मुझे पैसों की क्या जरूरत है। तभी नेहा की सास मंदिर से आती है। अरे रिया बेटा, तुम आई हो, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आते रहा करो बेटा। अरे नेहा, अपनी बहन को कुछ नाश्ता वगैरह का पूछा कि नहीं? नहीं मम्मी जी, घर में राशन खत्म है, महीने की आखिरी तारीख है ना आज। अरे तो कुछ बाजार से मंगवा देती। मम्मी जी वो पैसे नहीं थे। इस पर नेहा की सास गुस्से में भड़क उठी। पैसे नहीं थे? प्रेम देता तो है तुझे जेब खर्ची के पैसे, एक बार उसी से कुछ ले आती। मैं आकर दे ही देती तुझे पैसे। इस तरह अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों की बेइज्जती कराना अच्छा लगता है क्या? अब रिया से रहा नहीं गया, वो बीच में बोल पड़ी। माफ करिएगा आंटी जी, मैं आपके घर के मामले में बीच में बोलना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि दीदी तो आपसे कुछ कहेंगी नहीं। क्या मतलब? क्या बात है? प्रेम जीजू नेहा दीदी को 1 रुपया पॉकेट मनी नहीं देते। ऐसे में दीदी बाजार से कैसे कुछ लाती? क्या ये सच है बहू? प्रेम तुझे पैसे नहीं देता? जी मम्मी जी, यही सच है। प्रेम मुझे पैसे नहीं देते, कहते तुम्हें पैसों की क्या जरूरत, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। तो ये बात है, आने दे आज प्रेम को, उसे मैं बताती हूँ। शाम को जब प्रेम घर लौटता है। प्रेम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू नेहा को जेब खर्ची के पैसे नहीं देता? अरे मम्मी, आप भी इसकी बातों में आ गई। इसे क्या जरूरत है पैसों की, घर पर ही तो रहती है पूरा दिन। बस बहुत हुआ। घर पर रहती है तो क्या हुआ? कभी अपनी पसंद से कुछ लाने का मन करे तो किसे बोलने जाएगी? अरे पर मम्मी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर फिर भी आज भी तेरे पापा जी अपनी पेंशन से मुझे जेब खर्ची के पैसे देते हैं। अगर वो भी तेरे जैसी ही सोच रखते ना, तो ना तू पलटा ना ही तेरा भाई। और तुझे क्या पता औरत अपनी जेब खर्ची के पैसे बचाकर कैसे गृहस्थी के कामों में लगाती है। घर का बजट ना बिगड़े इसके लिए कितनी बार औरत को अपने बचाए हुए पैसे घर में लगाने पड़ते हैं।
मुझे नहीं लगा था बेटा कि तेरी सोच इतनी छोटी होगी कि तू अपनी पत्नी को पैरों की जूती बनाकर रखेगा। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसे खुश रखेगा तभी तेरे घर पर लक्ष्मी आएगी। तू नेहा को खुश रखेगा तभी तो वो पूरे परिवार को खुश रख पाएगी। पति से मिला प्रेम और सम्मान ही औरत पूरे परिवार पर लुटाती है। मुझे माफ कर दो मम्मी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आज से ही नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे दूंगा। और इस तरह प्रेम को अकल आ जाती है और वो नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे देने लगता है।